नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों की बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट भी है कि सर इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद भी कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक होने के बाद भी शेयर में इतना बिग करेक्शन क्यों हो रहा है? देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कंपनी का जो बिज़नेस है, अगर इस कंपनी के बिज़नेस की एक बार वेबसाइट विज़िट करेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ, तो आप वेबसाइट एक बार विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा कि कंपनी का मतलब बिज़नेस क्या है। कंपनी का बिज़नेस ज्वेलरी के ऊपर है और आप सभी जानते हैं रिटेल के ऊपर, होलसेल के ऊपर और एक्सपोर्ट, ये तीनों चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। मतलब खुद का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं, होलसेल भी बेचते हैं और खुद का रिटेल मतलब आउटलेट भी है। उसके साथ-साथ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, रिफाइनिंग भी करते हैं, माइनिंग भी करते हैं। इसका मतलब किसी भी काम को कंपनी नहीं छोड़ा। कंपनी सारे काम को अकेला ही कर रहा है। माइनिंग भी कर रहा है, उसके बाद बात वो कंपनी रिफाइनरी भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। उसके साथ-साथ इसका रिटेल आउटलेट भी है, साथ ही साथ होलसेल बिज़नेस भी है और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि कंपनी कहाँ-कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं? देखिए कंपनी का जो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के जो एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो यूएस मार्केट में और यूके मार्केट में। तो यूएस और यूके और जर्मनी इस तीनों कंट्रीज़ में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ यही यही तीनों कंट्री है, बाकी कंट्रीज़ को भी करते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा इस तीनों कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। और कंपनी यहाँ पे जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, मतलब गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में कंपनी 30% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर अकेला लेकर रखा है। तो सोचिए कंपनी में कितना पॉजिटिविटी है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर करेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जो ज्वेलरी का जो डिमांड है, वो डिमांड कम हो चुके हैं। क्योंकि यूएस मार्केट में आप सभी जानते हैं और रिसेशन के चलते हुए, इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते हुए बहुत सारे लोगों को जॉब से बाहर किया जा रहा है। तो जॉब से अगर लोग बाहर हो, तो लोगों के हाथ में अगर पैसा नहीं है, तो क्या वो लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। आज मान के चलिए इंडिया में पर कैपिटल इनकम अगर बढ़ गया, तो क्या लोगों के हाथ में पैसा आएगा? तो उस पैसे से वो ज़्यादा से ज़्यादा लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट को खरीदारी करना चाहेंगे। चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को वो खरीदारी करेंगे। अगर मान के चलिए इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिले इंडिया में, तो क्या लोग इस तरीके से प्रोडक्ट को खरीदारी करना चाहेंगे? हाँ, जिसके पास पैसा रहेगा वो खरीदारी करेंगे। बाकी लोग क्या खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। और यही एक कारण है जिसके कारण शेयर में करेक्शन हुआ। नहीं तो देखिए कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में इस बार कंपनी का सेल्स कम हुआ, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अगर सेल्स मतलब बड़ा होता तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा देखने को मिलता। देखिए कंपनी के ऊपर जो मतलब बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का बोरिंग्स लगातार कम होता देखने को मिले क्योंकि एक टाइम कंपनी का बोरिंग 5 सॉरी 8,500 के ऊपर भी चला गया था। तो 8,500 से कंपनी ने कर्जे को 600 करोड़ तक लेके आए। ये कंपनी के मैनेजमेंट का एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देखने को मिला। और उसके साथ-साथ कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है लो वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है, जो पिछले सालों में कंपनी के कैश फ्लो नेगेटिव में दिख रहा था, इस बार वो पॉजिटिव में देखने को मिला। और इसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी के जो रेशियोज़ हैं, वो रेशियो में आपको कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो दिखे, वो 60 डेज़, 30 डेज़ माइनस दिखने को मिला था, अभी 10 डेज़ प्लस में है। अभी इस 10 डेज़ का मतलब क्या है कि कंपनी जितना प्रोडक्ट बेच रहा है, उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद मतलब जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो तैयारी कर रहा है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच रहा है और कस्टमर घूम फिर कर कंपनी को पैसा पेमेंट कर रहा है। तो इस ये जो साइकिल्स है, इस साइकिल्स को कंप्लीट होने में कितना दिन लग रहा है? जितना ज़्यादा दिन लगेगा, वो ही कंपनी के लिए थोड़ा-सा प्रेशर रहेगा। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर से 10 डेज़ लग रहा है, तो ये अच्छी बात है। फटाफट कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, उस पैसे को कंपनी री-इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर एज़ अ इन्वेस्टर देखिए खुद का स्टेक को यहाँ पे नहीं बेचा। जितने होल्डिंग उसके पास था, उतना ही होल्डिंग वो कंटिन्यू कर रहा है। और छोटा-मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा मतलब 2% की स्टेक यहाँ पे एफएस ने बेचा, मगर डीएस ने कोई भी होल्डिंग को नहीं बेचा। बाकी पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिले। इसका मतलब अलग लेवल का यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिले हैं। तो इस बेसिस में देखा है तो कंपनीज़ के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, उससे पहले
लास्ट कुछ वीडियोस का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ तो कंपनी के ऊपर डिलीवरी परसेंटेज वीक होता जा रहा है। मतलब डिलीवरी का परसेंटेज कम होता जा रहा है। इसका मतलब है शेयर में जो बायर है वो बायर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊँगा। क्योंकि एक सेलर प्रेशराइज़ है, शेयर में और भी ज़्यादा करेक्शन होने का चांसेस है। और नेक्स्ट जो सपोर्ट ज़ोन है उस सपोर्ट तक जाने का चांसेस है। अभी सपोर्ट कहाँ पे है? चलो मैं चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से देखना। यहाँ पे नीचे साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। वो लाइन लाइन कहाँ से है? एक बार वो बता दूँ। देखिए प्रीवियस एक स्ट्रांगली क्या था? रेजिस्टेंस था। इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे देखने को मिले। इतना बड़ा सा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। तो कहने का मतलब है तो कंपनीज के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कंपनीज के ऊपर देखिए एक स्विंग लो जो था उस स्विंग लो को भी ब्रेक डाउन किए और ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था मगर उसको रीबैक नहीं कर पाया और ऊपर साइड से ही यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे गिर रहा है। तो इसका मतलब एक बिग करेक्शन होने का चांसेस है और करेक्शन अगर यहाँ से हो अभी जो करंट प्राइस है 350 के आसपास वो गिरकर 225 के आसपास आने का चांसेस है। तो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर इस करंट प्राइस से इस डाउन लेवल तक आए तो 30 टू 40% 36% के आसपास करेक्शन होने का चांसेस है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर अभी मतलब सिचुएशन के हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ से मैं बाय करूँ तो मुझे लगता है और भी करेक्शन होने का चांसेस है। तो उसके बाद आप कुछ डिसीजन जरूर ले सकते हैं। देखिए बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है विप्रो। देखिए विप्रो के ऊपर बहुत दिनों के बाद एक तेजी देखने को मिला पिछले दिनों में। क्योंकि आईटी सेक्टर देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि आईटी सेक्टर में रिसेशन के चलते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है, ये बात सही तो है मगर आज नहीं तो कल वो आईटी सेक्टर फिर से रिकवरी करेगा। जैसे इन्फोसिस इन्फोसिस के ऊपर मैंने एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा कि उसके ऊपर बिग क्रैश हुआ था और जहां से क्रैश हुआ था उस लेवल तक वो जाकर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कितना शानदार तरीके से करेक्शन हो चुके हैं। तो विप्रो भी पीछे नहीं रहेंगे। विप्रो भी 52 के लो दिखा दूं तो 352 था, अभी 466 मतलब 52 के हाई के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ कि विप्रो जैसे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी बहुत तेजी से नहीं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक हाथी जैसे रोल प्ले करता है क्योंकि हाथी जैसे धीरे धीरे चलने वाला कंपनीज है। कभी कभी इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। एक्चुअली कंपनी के टॉप 4 में कंपनी का नाम देखने को मिलेगा और कंपनी के आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिले। कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, इनकम भी बहुत जबरदस्त है। अगर इस वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी के एक टाइम पीरियड से चला गया था करीबन करीबन 35 के आसपास और आज कहाँ पे है 20 के आसपास। एवरेज पीरियड से निकल कर आ रहा है 19 के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी में सेल्स में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली सेल्स को मेंटेन किया, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है। हाँ मान ही लेता हूँ कि कंपनी का जो पिछले सालों का जो रिजल्ट था उससे थोड़ा बड़ा मगर कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिखाया था क्वार्टर क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए, ईयर ऑफ ईयर बेसिस को कंपनी एस्टिमेट को बीट किया है। तो इसी कंपनी के जो कैश फ्लो है आप देखेंगे तो कैश फ्लो में आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा लगातार कैश फ्लो बढ़ता हुआ देखने को मिले है। उसी तरीके से कैश मतलब रिजर्व सॉरी रेशियोज के बारे में बात करूं तो कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो पहले 500-400 डेज लग रहा था, आज वो सिर्फ 51 डेज लग रहा है। तो इसका मतलब कंपनी की एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिले है और इसी बेसिस में एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। और मेरे पास इस कंपनी का लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी है और इस कंपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, फिर भी 5 साल में 14% और 10 साल में 9% के आसपास होल्डिंग दिया। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको संडे के दिन बना के दिया हूँ, सॉरी सैटरडे के दिन बना के दिया हूँ। अगर उस वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देख सकते हैं। इस कंपनी के अंदर के जितने सारे बात है वो मैं आपके आपके साथ उस वीडियो में शेयर किया हूँ। तो इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो पिछले दिनों में आपको लग रहा है कि कंपनी के ऊपर एक मैसिव जाम देखने को मिला था तो डिलीवरी अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं। डिलीवरी का परसेंटेज कम हुआ था, ट्रेडिंग ज्यादा हुआ था। ट्रेडिंग पिछले दिन में देखिए धामाका ट्रेडिंग हुआ था, डिलीवरी का परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं था। और इसीलिए मुझे कंपनी का टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न था और देखिए फाइनली वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो किस तरीके से पैटर्न बना आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बना और कप बनने के बाद यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे कप बनने के बाद उसके बाद देखिए एक हैंडल भी बना था और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और पिछले दिनों में ही ब्रेकआउट को कंफर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन है वो किस कैंडल में हुआ है, इस कैंडल ने।
अभी देखिए इसका टारगेट कहाँ तक बनेगा, मतलब इसका टारगेट कहाँ तक बन सकता है। देखिए इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न बने तो आपको जो मतलब कप का साइज़ है, उस कप को मार्किंग करना है और उसी मार्किंग को ऊपर बैठा देना है। तो इस लेवल तक टारगेट बनने का चांसेस है। आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे जाने का चांसेस है? देखिए मेरे हिसाब से तो चांसेस बहुत हाई है, 2 कारण की वजह से। पहली इसका जो स्विंग जो लेवल्स है और स्विंग हाई जो लेवल्स है, उसी लेवल के नीचे कंपनी यहाँ पे टारगेट शो किया और उसके साथ-साथ 200 डेज़ ईएमए के ऊपर भी मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो उसका मतलब है हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब हायर लेवल में जाने का चांसेस है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया सर इसके ऊपर आपने तो स्प्लिट का बारे में हमेशा बातचीत करके रहे हैं, तो इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो भी बनाइए, इसके ऊपर कुछ जानकारी भी दीजिए। देखिए कोचिन शिपयार्ड जो लिमिटेड जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसका प्रोमोटर के बारे में बात करूँ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही 72% होल्डिंग है। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर ही होल्डिंग है, एफएसडीएस ने भी होल्डिंग को उठा के रखे हैं। क्यों ना उठाए, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न जो मिला, कंपनी 1 साल में 160% के आसपास, 3 साल में 50%, 5 साल में 28% के आसपास रिटर्न दिया। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में उतना खासियत देखने को नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, जहाँ पे आपको कुछ गवर्नमेंट का डिसीजन के कारण ही शेयर में भागता हुआ सिचुएशन देखने को मिलेगा। और मैं बार-बार बोलता हूँ कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता हूँ और जब भी कोई स्विंग ट्रेडिंग बनता है तो मैं स्विंग ट्रेडिंग ज़रूर लेता हूँ। तो यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बना वो तो मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है और अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के एक एवरेज लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। ऐसे नहीं कि हर साल कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता चला जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी का इस बार 190 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो लास्ट कुछ फ्यू मतलब मंथ्स के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा, लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ और इसी के चलते कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का सिचुएशन देखने को मिल सकता है। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अनाउंसमेंट भी किया। अभी जो मतलब इलेक्शन होने वाला है, वो इलेक्शन में अगर मुझे लगता है सर, मुझे नहीं, ऑल ओवर इंडिया बता रहा है कि अगर बीजेपी जीतेगा तो इंडिया का ग्रोथ होगा और डिफेंस सेक्टर भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और बहुत सारे मतलब मेक इन इंडिया बनाने के लिए बहुत सारे इंडियन जो डिफेंस कंपनी है, उसको बहुत सारे ऑर्डर भी दिया जा रहा है। तो उसी से कोचिन शिपयार्ड भी एक कंपनी है। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो वो डेट कहाँ पे मिलेगा? आपको स्प्लिट का डेट मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं 10 जनवरी में आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलेगा। तो जो लोग स्प्लिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले से आपको खरीदारी करना होगा और जो लोग पहले से ही खरीदारी करके रखे हैं तो उसको स्प्लिट मिल जाएगा। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो फाइनली यहाँ पे देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ। एक क्या बना? एक कप बना और कप के बाद मुझे यहाँ पे कुछ हैंडल चाहिए, मतलब एक हैंडल चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे हैंडल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई हैंडल अगर क्रिएट करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करने के लिए ज़रूर सोचूँगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।